Hello everyone, this is Chetan and you watching my official YouTube channel CHC Education by Chetan sir. I am here to inform the general details and top details to provide chemical bonding and molecular structure. That is class 11th chemistry topic chapter number 4. That is bilingual lecture totally. तो बच्चों आज जो हम डिस्कस करेंगे ना वो करेंगे आपके पास केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये पहला लेक्चर है, इसके अंदर अपन जनरल डिटेल्स देखेंगे और जीरो से बिल्कुल पीक लेवल की ओर अपन बढ़ने वाले हैं। चाहे आप आरबीएसई से हो, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे आप अदर बोर्ड से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। इवन जिन पे पास एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक आपके पास दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग। और आपके पास जितनी भी एग्जाम होती हैं कॉम्पिटिटिव तो वहाँ से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रासायनिक आबंध एवं संरचना। बेटा मैं दोनों लैंग्वेज लिखूंगा, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों ही बोलूँगा, तो आपको अपना टॉपिक पर ध्यान रखना है। और बेसिस बात ये है कि कुछ सराउंडिंग वॉइस भी आपके पास आ सकती है, उस सराउंडिंग वॉइस को आपको अवॉइड करना है, बस मेरे को सुनना है। लगभग अपन 1 घंटे 50 मिनट का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड मैं अभी कर रहा हूँ, ये आपको मिलेगा, तो आपको इसका पूरा बेस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना ही करें तो फायदा है। तो अपने पास जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो पहला जो टर्म है वो है केमिकल बॉन्ड। लिसन केयरफुली गाइस, आई हैव इन द सिंगल टर्म इज केमिकल बॉन्ड, और इसका हिंदी में अर्थ होता है रासायनिक बंध या आबंध, बात एक ही है। तो पहले तो हमको ये समझना है कि ये बॉन्ड क्या होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड का मीनिंग होता है, बॉन्ड अपने पास एक लाइन होती है जनरली, या तो वो डॉटेड होगा आपके पास में, या आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये वो लाइन है जो आपको शो अप करेगी रिलेशन को एटम्स के अंदर। ठीक है, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो हिंदी में कह दो किसी अणु, आयन, परमाणु को जोड़ने के लिए जो लाइन बनाई। अब ये लाइन एक प्रैक्टिकली इमेजिनरी लाइन है, अपने पास में अभी लाइन हमने ड्रॉ की है, लेकिन इसका जेन्युइन मीनिंग क्या, वास्तविक क्या मतलब है, रियल क्या मतलब है। तो अपने पास केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है कि जब आपके पास में दो स्पीसीज होती हैं ना, तो जब दोनों स्पीसीज आपके पास में कंबाइन करती हैं, पास आती हैं, शेयरिंग करती हैं, तो उससे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम जाएँ इन रियलिटी, तो हमको केमिकल बॉन्ड पढ़ना क्यों है सर। तो उसका रीज़न ये है आपके पास कि आपके पास इस पूरे यूनिवर्स में जो भी कंपाउंड है, जो भी एलिमेंट्स है आपके पास, वो क्या होता है, स्टेबिलिटी को ढूंढता है। जैसे अब मैं हूँ या आप हो या कोई भी बच्चा है इवन, तो वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढता है। स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व यानी स्थिरता, और आपको जब स्थिरता मिल जाती है तो आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हो। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन 99% तक अपन इवन 90% तक अपन इन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। सेम केमिकल बॉन्ड भी अपने पास उसी तरीक़ा से बनता है। तो केमिकल बॉन्ड में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड में होगा आपके पास में टोटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा एक बात याद रखना, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है ना, तो इलेक्ट्रॉन से आपको वैसे से लगाव होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक ऐसा स्पीसीज है आपके पास में जो सारी की सारी केमिस्ट्री को नचाता रहता है। यानी आपको अगर समझना है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब समझना है। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपके पास जनरली, कि भाई मेरे पास में कुछ पैसे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास में 1000 रुपये हैं और मुझे नीड है 1500 रुपये की। तो अब मुझे 1500 रुपये की नीड है, तो मेरे पास कितने पैसे की कमी है, सॉरी 500। तो जब मेरे पास 500 रुपीज़ की कमी है तो मैं क्या करूँगा, किसी और व्यक्ति से उधार लूँगा पैसे। ठीक है, यानी मैं शेयरिंग करूँगा, साझा करूँगा उसके साथ, या अपने 1000 उसके साथ मिलाऊँगा। तो कुल मिला के अगर आपको स्टेबिलिटी ढूंढनी है तो उस स्टेबिलिटी के लिए आपको बॉन्ड बनाना ज़रूरी होता है। ये है बात। अब बॉन्ड किस बेस पर बनता है सर, इसका आधार क्या है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो हमारा मतलब ये है कि बॉन्ड बनने का आधार है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सर अपने पास आयोनिक बॉन्ड बनता है, आपने सुना है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है, वॉन डेर वाल्स बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देयर आर मैनी बॉन्डेड्स, बहुत सारे बॉन्ड हैं अपने पास। अब उन बॉन्ड को हमको स्टडी करना है। अब हमारे सिलेबस में अपने पास में कोवेलेंट भी है, आयनिक भी है, हाइड्रोजन भी है, और वॉन डेर वाल भी है, और हल्का सा आपके पास में यानी माइनर बोलूँ तो मैं, यानी छोटा सा आपके पास में संक्षिप्त परिचय दे रखा है, तो वो आपके पास मेटेलिक और
कोऑर्डिनेट का भी है, तो आयोनिक प्रॉपर्टीज से सेम मैच करता है मेटेलिक, ठीक है ना। तो यहाँ तक की आई थिंक जानकारी क्लियर हुई होगी। अब अगर हम बात करें इंग्लिश में तो सर केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, तो केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है यानी आकर्षण बल होता है, और वो क्या करता है, दैट होल्ड्स यानी परमाणुओं को होल्ड करता है, ठीक है, और कंबाइन कराता है, तो वो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। यहाँ तक की कोई मुझे लगता है जानकारी क्लियर हो गई होगी। दूसरा वर्ड है अपने पास आणविक संरचना। अब आणविक संरचना का मतलब क्या होता, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया, इंग्लिश में लिखा है आणविक संरचना। आणविक संरचना में मेंशन कर देता हूँ। आणविक संरचना यानी आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसका जो सिमेट्री है, जिसकी ज्योमेट्री है, कैसा आपको दिखता है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, बॉन्ड एंगल क्या है, तो वो सारी की सारी जानकारी हम इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। और मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस जो सीरीज की नीड है वो उन बच्चों को जो वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं, जो चकाचौंध में नहीं जाना चाहते कि आपके पास यूट्यूब पर सर बहुत सारे लेक्चर हैं, अभी आप सर्च करो आपको दुनिया भर के लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन जो आपको पता है कि बन क्यों रहा है सर, तो एक पुराना जो कंसेप्ट है अपने पास, एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ। जो पुराना कंसेप्ट है अपने पास, पुराना कंसेप्ट ये कहता है कि शेयरिंग ऑफ केयरिंग यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से आपके पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब हम पहले तो ये समझते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड है वो एटम के रिगार्डिंग क्या है। तो अगर हम एटम में बात करें, एटम मतलब परमाणु, एटम में बात करें तो आई एम टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग द केमिकल बॉन्ड टाइप इन एटम, तो अपने पास में होता है कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। देन सेकेंड वन इज आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड। देन थर्ड इज मेटालिक, मेटालिक बॉन्ड। एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। और ये वाला आपको भाई जो नंबर 4 पर है ये पूरा का पूरा आपको 12th क्लास में मिलेगा, इसकी अलग से केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेशन वाला आपके पास अलग से चैप्टर है, वहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ोगे। हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड के रिगार्डिंग। अब कोवेलेंट में आप उसके बाद में आप ओवरलैपिंग भी देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन भी देखोगे, फॉर्मल चार्ज भी है, रेजोनेंस भी है, वेस्पर थ्योरी भी है, BSc-PR जिसको आप कहते हो। देन अपने पास में हल्का सा LACO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वाला वो भी प्रिंसिपल है। तो देयर आर मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको हम अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन करेंगे। तो थोड़ा सा अपन इसका बेसिक देखते हैं आज कि इसका क्या मतलब है। तो देखो एक बार, अभी हमने केमिकल बॉन्ड को एक तो एटम के रिगार्डिंग देखना है और दूसरा देखना है मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर 2 टर्म, एटम एंड मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर एक तो H बॉन्ड होगा यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, देन सेकंड इज वांडरवाल, वांडरवाल बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड। इधर क्या होगा, कोवेलेंट, आयोनिक एंड मेटालिक एंड कोऑर्डिनेट, ये होगा, ये हमको पता है। अब बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, तो सीधा मतलब ये है, जैसे आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम यानी पुराने बंधों का टूटना, नए बंधों का बनना। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस टाइप से होगी, यानी व्हाट इज द वे ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम, तो आई एम टॉकिंग अबाउट, या आई विल डिस्कस, आई विल टेल यू कि आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, I write the single term of whiteboard is electron sharing. Electron sharing, there are 2 types of electron sharing. Number first is gaining of electrons, gaining of electrons. Then second one is losing of electron. Is that clear? यानी एक तरीका तो ये है कि आपके पास कोई वस्तु है आप उसको दे दो, और दूसरा तरीका ये है कि उससे उस व्यक्ति से अपनी वस्तु को ले लो, यानी आपको कुल मिला के स्टेबिलिटी ढूंढनी है, ठीक है। अब आपके पास में 2 तरीके हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो आपको इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है या आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो आई हैव इन द जनरल एग्जांपल ऑफ NaCl, दैट इज द सॉल्ट, द सेंट्रल एटम सोडियम। अब सोडियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपन तो कितना होता है 281। अगर आप दूसरा भी लिखना चाहो 1s2 2s2 2p6 वो वाला भी लिख सकते हो। अब सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है। तो क्या करेगा, यहाँ से डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से कितना हो गया, तो 2,8, ठीक है। अभी कितना था, 11 था, और यहाँ पर 10 है। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब
ये तो अपने पास लूज किया इसने। अब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ग्रहण करना क्या है, तो जैसे क्लोरीन एटम है तो कितना हो गया 2,8,7 इन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज 7, दैट इज नॉर्मल एग्जाम्पल। अब क्या हो गया यहाँ से क्लोरीन माइनस, तो कुल मिला के एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया अपने पास में गेन किया, कहाँ से, सोडियम से। तो ये क्या करेगा इसके साथ में फॉर्मेशन कर लेगा बॉन्ड का, और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो आगे करके स्टेबिलिटी को गेनिंग करेगा, तो स्टेबल होना चाहता है। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रासायनिक बंध का आधार केवल और केवल, क्या कह रहा हूँ मैं, केवल और केवल आपके पास में स्थायित्व को ढूंढना है। द मेन पर्पज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज टू एक्सेप्ट या टू स्टेबल या स्टेबिलिटी। आपके पास में कोई भी कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, कोई भी अणु है, कोई भी आयन है, कोई भी परमाणु है, तो वो जब कंबाइन करेगा और लूजिंग ऑफ गेनिंग का कंसेप्ट फॉलो करेगा तो वो आपके पास में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। दैट इज द मॉडर्न कंसेप्ट। अब इसमें हल्का सा चेंजेस ये है कि पुराना कंसेप्ट क्या, पुराना भी कंसेप्ट यही है, यानी शेयरिंग ऑफ केयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो आपका बॉन्ड बन जाएगा जनरली। इतना मैं समझता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझाने के लिए क्या हुआ, आगे एक साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने अपना एक लॉ दिया था। लॉ का नाम क्या है, तो पहले तो इसको इरेज करते हैं, और दूसरी बात ये भी है भैया कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, और मेरी हालत देख सकते हो, इतना ज़्यादा पसीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं फिर क्या ही फ़ायदा है। अब बात करें अपन, तो भाई आगे आएगा आपके पास में इसका मेजर टॉपिक आता है लुईस ऑक्टेट लॉज, या हिंदी में बोलते हैं इसको लुईस का अष्टक नियम, लुईस का अष्टक नियम। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी को समझाने के लिए अपने पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस, और इनके साथ में एक और थे जिनका नाम था कौशल। और इन्होंने जो अपना प्रिंसिपल दिया वो दिया 1916 के अप्रॉक्स, यानी 1916 के समथिंग इन्होंने, और केमिस्ट्री में कभी डेट नहीं पूछता, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा ये फालतू का। इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया। अब इन्होंने एक बात बोली कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स है और उस एलिमेंट्स को अगर आपको स्टेबल करना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल क्या होता है सर, बाह्यतम कोश, उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। और जब 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाएंगे तो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ये इनका क्या था, स्टेटमेंट था लुईस और कौशल का। इन्होंने एक बात बोली कि भाई अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स है और उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबिलिटी को क्या कर लेगा साहब, प्राप्त कर लेगा। ये बात बोली थी लुईस और कौशल ने। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन मेरा ये है, आपका भी यही है कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्या कारण है कि ये लुईस ने 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ही क्यों बोला? 7 भी हो सकते हैं आपके पास, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10, यानी आई हैव मल्टीपल नंबर, मेरे पास बहुत सारे नंबर है, लेकिन 8 से मेरा क्या लेना देना है? बिल्कुल सर, कनेक्शन है, ये केमिस्ट्री है। तो कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन आपके पास में ये है कि जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं अपने पास 0 गैसेस, यानी दूसरा मैं बात करूं सेकंड नाम तो नोबल गैसेस, और हिंदी में कहें तो रसगुल्ला क्या होता है, अक्रिय गैसें। अरे क्या होता है? अक्रिय गैसें। सर अक्रिय गैसें कहाँ मिलेंगी पेरियोडिक टेबल में? बिल्कुल, तो आपको जाना है कहाँ पर, ग्रुप नंबर 18 और 18वें वर्ग में आपको क्या मिलेंगी? अक्रिय गैसेस मिलेंगी। अब अक्रिय गैस क्यों बोला जा रहा है? अरे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कैसा है, फुल है, उसके बाद वो रिएक्शन नहीं करते हैं, और रिएक्शन नहीं करेंगी तो वो स्टेबल हैं, यही है ना? तो बहुत अच्छी बात है। सर कौन कौन सी हैं? तो देखो एक बार, एक है अपने पास हीलियम, अपने पास नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये गैसेज हैं। अब ये हमारे पास जो गैसेज हैं, क्या सर ये रियल में ही रिएक्शन नहीं करते?
तो केमिस्ट्री में अगर आप किसी भी कंसेप्ट पर 100% ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल वर्क करेगा, कि कोई ना कोई ऐसे चेंजेस आ जाते हैं या कुछ कंपाउंड्स या कुछ एलिमेंट्स की न्यू डिस्कवरीज हो जाती है या कुछ ऐसे उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ निकल के आ जाती हैं सामने, तो हम उस पर पूर्ण रूप से यानी पूर्ण सत्यता के साथ अपना मत नहीं रख सकते। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपके पास सर आपने बोला हीलियम, तो हीलियम आपके पास में क्या है, तो मैंने आपको सॉरी ऑफलाइन में पढ़ाया, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया है, अभी पता होगा आपको कि हीलियम है, तो हीलियम क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है लेकिन होता पी में एक्सेप्शंस है। अब हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हीलियम को तो यहाँ से निकालो, फिर नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये आपने लिखा। तो कुल मिला के अगर आपको स्टेबिलिटी ढूंढनी है तो उसको करना क्या है, आपको भाई लुईस के नियम के अनुसार आपको क्या करना है, अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं सर। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ns2np6, यानी आपके पास s ऑर्बिटल में कितने मिलेंगे 2, p में कितने मिलेंगे 6। सर कितना हो गया 2 + 6 = 18। अरे तुम्हें तो मैथ आती है और मुझे भी मैथ आती है, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग जो इन्होंने लॉ दिया था वो ये दिया था। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बता चुका हूँ और मैं अपने हर लेक्चर में ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी मोड होता है मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। इस दुनिया में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपके पास काल्पनिक हैं, ये ब्रह्मांडी काल्पनिक है। अभी तक हम एटम की रिसर्च ही नहीं कर पाए हैं, तो हमको जो सिलेबस दिया है हम उसी को पढ़ें, ठीक है, फालतू के क्वेश्चंस पे ना जाएं, अपने सिलेबस से ही क्वेश्चंस करें। तो अब क्या हुआ कि लुईस और कौंसिल का जो नियम था वो फेल हो गया सर आगे चल के। अब फेल हो गया, उसका रीज़न क्या था कि पहली बात तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले जिनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो उनके कारण आपके पास में लुईस का ऑक्टेव लॉ फेल हो गया टोटली। अब जब फेल हो गया लुईस का नियम, तो फिर आगे क्या हुआ सर, आगे फिर अपने पास मॉडर्न कंसेप्ट आया और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोला कि अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करता है तो वहाँ पर आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड आपके पास एक कंपाउंड है, तो ये आयनिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो इसके दो बार अपने आगे हम पढ़ेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखेंगे इसकी शेयरिंग, उधर हम जब इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में अभी समझाऊंगा कुछ देर बाद में। आपके पास में बात करूँ आयनिक में तो H+Cl- वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो कुल मिला के आगे लुईस का नियम फेल हो गया। उससे थोड़ा सा ये भी है कि जब आपके पास में, जैसे आपके पास में एक एटम है A और ये आपके पास रिएक्ट करेगा V के साथ, तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एक रिएक्शन होती है जिसे बोला जाता है आपके पास एक्सोथर्मिक, यानी हिंदी में कहें तो ऊष्माक्षेप। जैसे ये वाला है, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, इधर A इधर V, ठीक है। अब इन्होंने जब कंबाइन अपने पास किया, और दोनों सेम भी हो सकते हैं, डोंट वरी, A भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कंबाइन करेगा और कंबाइन करेगा तो बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का नाम है एक्सोथर्मिक। तो कुल मिला के ऐसे कह सकता है कि जब दो, ऐसे कह सकते हैं कि जब दो अणु हैं आपके पास, ऐसे समझो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, अपने पास ये दो डस्टर हैं, अब ये कंबाइन करेंगे और जब ये कंबाइन करेंगे तो ये पास आएंगे, और पास आएंगे तो आकर्षण बल लगेगा, तो आकर्षण बल लगेगा तो आपके पास में डिस्टेंस घटेगी। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेज है जो आपके पास, आकर्षण जो बल है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, मिनिमम, तभी तो पास आएंगे। यानी आर की वैल्यू 0, आर मतलब या डी रेडियस या डिस्टेंस, कोई कुछ भी यूज कर सकते हो आप। आगे हम बात करें IMF इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेज, वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जब कंबाइन करेंगे मेरे पास, ये जब पास में आएंगे तो क्या होगा, पास में आएंगे तो भाई ये होगा कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि केमिकल बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है सर। अरे जब आपके पास में दो अणु पास आएंगे तो भाई आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब आकर्षण बढ़ेगा तो स्थायित्व भी बढ़ेगा, और जब स्थायित्व बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ये कंसेप्ट है केमिकल बॉन्ड का। अब लुईस का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। फिर अब लुईस के जो लॉज है उसमें क्या आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। अब उन एक्सेप्शन को अपन देखने वाले हैं बारी बारी से
कि भाई कौन कौन से एक्सेप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि जीनोन है, ये जीनोन है तो आपके पास में नोबल गैसेस, लेकिन फिर भी क्या करता है, ड्रामा करता है, फॉलो नहीं करता किसको, लुईस को। फिर आगे आपके पास में कुछ जैसे PCl5 हो गया, अपने पास SF6 हो गया, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करता। H2SO4 हो गया, आपके पास VeCl2 हो गया। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ टू एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट लॉ। तो उसके लिए बहुत सारे अपने पास एग्जाम्पल हैं, तो हम उनको बारी बारी से देखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और पेन और कॉफ़ी लेके बैठे, मैं आपको बिल्कुल तरीके से, आज तो पहली क्लास है, बाकी कल से या जब भी जैसे मेरी क्लास है धीरे धीरे कंटिन्यू होगी यूट्यूब पे, तो आप बिल्कुल पेन और कॉफ़ी लेके बैठें और उसका आप क्या करें, उसमें मेंशन भी करना स्टार्ट कर दें। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, पहले पानी पीता हूँ। हाँ जी, ठीक है, तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ भाई, तो अभी हमने देखा था लुईस लॉ और केमिकल बॉन्ड देख लिया था, और ये भी समझ लिया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है, कंबाइन करता है, मॉलिक्यूल्स को पास लाता है। अब हम वो देखेंगे कि जो आपके पास लुईस का ऑक्टेट लॉ था, ये कहाँ तक वर्क कर रहा था। तो जो लुईस का ऑक्टेट लॉ था, इसके साथ में कौशल भी है, तो दोनों मेंशन कर लेना अगर चाहो तो, एज यू विश। बाकी जो लुईस था, तो लुईस का जो स्टेटमेंट ये है कि NH2NP6 द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, यानी आपके पास कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है और वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, तो उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो आउटर मोस्ट शेल में बोला 8 इलेक्ट्रॉन। द रीजन बिहाइंड इज कि आपके पास इन्होंने जो कंपैरिजन किया था वो अपने पास अक्रिय गैसों के साथ किया था। भाई यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब क्या हुआ कि जैसे ये कंसेप्ट आगे बढ़ा, तो कुछ कंपाउंड्स हमको ऐसे मिले जो लुईस के लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे थे भाई, मतलब उनका कुछ कंपाउंड ऐसे थे कि जो आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन से उनमें ज़्यादा थे, कुछ में 8 से कम थे। तो हमने इसको 2 भागों में बांटा है जनरली कि भाई लुईस के नियम के जो एक्सेप्शंस हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा, एक तो अष्टक प्रसार वाले यौगिक और एक अष्टक न्यून वाले यौगिक। यानी ये अपने ऑक्टेट का क्या कर लेगा भाई, अपने ऑक्टेट को फैलाएगा, ठीक है, और ये क्या कर लेगा, घटा लेगा, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर लेगा ऑर्डर को, किसका, ऑक्टेट लॉ को। तो जैसे अपने पास में अष्टक न्यून, न्यून मतलब कम, ठीक है, हिंदी में लिखा है मैंने। तो अब अष्टक न्यून का मतलब क्या होता है कि भाई जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन रखता है सर, उन्हें क्या कहते हैं, अष्टक न्यून कहते हैं। अब जैसे LiCl, लिथियम क्लोराइड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर द प्रेजेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अभी आप सर लुईस ने तो बोला था 8 होने चाहिए, तो फेल हो गया लुईस तो यहीं पे। आगे कौन है, VaCl2, वेरियम क्लोराइड, कितने 4 इलेक्ट्रॉन, VF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ZnCl2 कितने 4 इलेक्ट्रॉन। उधर फिर अष्टक प्रेशर मतलब अब एक चीज़ ये भी याद रखना कि भाई इनके पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल भी अपने यानी डी ऑर्बिटल तक जा सकते हैं। ये कौन, ये कुछ कंपाउंड, जैसे आपके पास है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। अपने पास SF6, अपने पास IF7, H2SO4। देयर आर 4 एग्जाम्पल रिलेटेड टू लुईस ऑक्टेट लॉ एक्सेप्शंस, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये कंपाउंड आए तो फिर लुईस के पास इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, यानी जैसे इन्होंने बोला, लुईस तो बोल रहा था कि NH2NP6 होना चाहिए, यही तो बोला था लुईस ने। अब जब ये इसके बाद में ये जब कंपाउंड आए तो फिर लुईस यहाँ पर एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाया, प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दे पाया, प्रॉपर एनालिसिस एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं पाया। यानी लुईस इज नॉट केपेबल टू एक्सप्लेन टू दीज कंपाउंड्स द एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट लॉ, कि भाई आपके नियम के अपवाद हैं और आप उन्हीं ऊपर वर्क नहीं कर रहे। तो यहाँ पर लुईस फेल होता नजर आया। फिर आपने बोला, अभी फिर लुईस का दूसरा कंसेप्ट क्या था, ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, कि इसने बोला NH2NP6, तो ये क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। इज दैट क्लियर। अब नोबल गैसेज के रिगार्डिंग, और उन्होंने प्रूफ भी यह चीज़ बोला कि भाई जब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो फिर आप नोबल गैसेज हैं। तो अब नोबल गैसेज मैंने अभी पहले भी बताया, एक बार और मेंशन करता हूँ, तो कौन कौन सी होती हैं, एक तो हीलियम, एक नियॉन, एक आर्गन, एक क्रिप्टॉन, एक जीनॉन और एक रेडॉन, ये है ना। अब ये आपके पास में हीलियम है,
ये नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है। तो यहाँ पर जीनोन क्या कर रहा था? आपने तो बोला सर जीनोन रिएक्ट ही नहीं करेगा, मतलब आपने यही तो बोला था कि जो नोबल गैसेज हैं वो तो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसलिए तो नोबल गैसेज हैं, शून्य गैसेज हैं, अक्रिय गैसेज हैं, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन पहला केस आपको मिला जीनोन। अब जीनोन क्या करता है? जीनोन अपनी रिएक्शन करता है। अब जीनोन जैसे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो जीनोन डाइफ्लोराइड बनाएगा, फिर जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनाएगा, जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड बनाएगा, जीनोन ट्राइऑक्साइड बनाएगा। अब देयर आर द 4 एग्जाम्पल टू प्रूफ ऑफ एक्सेप्शंस टू लुईस ऑक्टेट लॉ। भाई ये तो बिल्कुल ही फेल हो गया लुईस तो यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको जो आपके पास में बॉन्ड फॉर्मेशन है उसका जो आधार है, आधार मतलब समझते बेस है, कोई भी बिल्डिंग बनती है उसका आधार क्या है? उसकी नींव है। तो अगर लुईस नहीं होता तो केमिकल बॉन्ड को समझाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज इम्पॉसिबल एक्शन टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विदाउट लुईस, यानी लुईस के बिना हम इसको नहीं बता सकते। अब जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि भाई आपके पास में कंबाइन करेगा, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के बाद में हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2, डिप्लेट में मिलेगा, द्विअणुक होगा, ठीक है? अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा वो चीज़ें अपन को देखनी है। तो अपन बिल्कुल जीरो से चलेंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी, आई एम विद यू ऑल टाइम। तो H2, तो अब H2 को थोड़ा ब्रेक डाउन करूं तो सिंगल हाइड्रोजन एटम, ठीक है? थोड़ा सा और सराउंडिंग बॉयज़ को अवॉइड करना, ठीक है? और आपको लगता है कि सर आपने अच्छी मेहनत की है, आपने अच्छी एनर्जी के साथ लेक्चर बनाया है, तो एक कमेंट्स जो सेक्शन होता है वो आप अपना एक कमेंट ड्रॉप आउट कर देना, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ यार मैंने। और आपको ऐसा भी लगता है कि सर यहाँ पर आपका वीक पॉइंट है, दैट इज़ योर वीक पॉइंट, देन मेंशन योर कमेंट्स, आप कमेंट करिए सर थोड़ा सा ऐसा, ठीक है? तो अभी यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर ये H सिंगल मॉलिक्यूल, तो सर ये भी H। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s1, तो इसका भी कितना होगा? 1s1। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? तो उसका एक जनरल फार्मूला होता है Z = P = E = N। जितना आपके पास एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन। ये बात कर रहा हूँ मैं नेचुरल एटम की, उदासीन परमाणु की, प्लस माइनस उसमें चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी वो कैटायनिक एनायनिक रेशियो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? दैट इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल। तो ये बनाया मैंने क्रॉस, ये हम पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, सॉरी और छोटी क्लासों से, मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है, 10th की NCERT मैंने देखी, 9th 10th में होगा अप्रॉक्सीमेटली, जो भी है। अभी लिखा मैंने क्रॉस। अब दूसरा एटम क्या है इसका? तो भाई ये दूसरा एटम, तो दूसरा एटम मैंने बना लिया, तो पहले मैं H लिख लेता हूँ और इसका इलेक्ट्रॉन ये है। तो अब इनमें क्या होगा? शेयर होंगी। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा यहाँ से, ठीक है? शेयरिंग करेगा ना यहाँ तक, ये वाला। तो भाई ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले गया। अब ये क्या करेगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। तो ये क्या बना? H2 बना। कुल मिला के द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल bond. That is a normal and general concept of combine of two molecules in chemical bonding. That's the next example. तो जैसे अपने पास में एक और एग्जाम्पल ले लो आप, O2 की बात कर लेते हैं, ये भी डिप्लेट होता है। और मैं एक बार रेशो चेक कर रहा हूँ, ये स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा क्योंकि अकेला ही बना रहा हूँ भाई। हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर जो O2 है तो अपने पास किसमें एक ऑक्सीजन इधर और दूसरा ऑक्सीजन इधर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बैलेंस सेल, तो 6, ठीक है? तो एक बार देखो कि 2 and 2 और आपके पास में ये 2, ये किसके हो गए? इस एटम के हो गए। इसके पास कितने हैं? तो इसको डॉट से बना दो, 2 4, अब कितने हो गए? 4 हो गए और 2 इसके हो गए,
6। तो एक बार काउंट करो, 2 2 4 6 एंड 8 स्टेबल, 2 4 6 और 2 8 स्टेबल। तो कंबाइन हो रहे हैं, यानी आपके पास दोनों के दोनों जो एटम हैं वो शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को समझाने के लिए लुईस ने अपना एक नियम दिया जो प्रॉपर चल नहीं पाया। आगे हम देखेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। इन सेकेंड लैंग्वेज आई विल से यू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज डिपेंड ऑन टोटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी केमिकल प्रोसेस। इज दैट क्लियर? और अगर हम बात करें आपके पास में दूसरा किसकी, केमिकल बॉन्ड की, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड इज द लिंक, या ऐसे कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज लिंक ऑफ शेयरिंग ऑफ पेयर्स इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच अदर, यानी दोनों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का साझा करना ही क्या है, सहसंयोजी बंध है। अब आगे अपना जो अगला टॉपिक आएगा वो लुईस से रिलेटेड है, क्योंकि लुईस लॉ हमने पढ़ा। तो लुईस लॉ में अपन ने क्या क्या देखा भाई, अपने दो प्रकार से इसको डिवाइड किया। कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनका जो ऑक्टेव था वो क्या रहा था, अपने पास में आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ पर डी ऑर्बिटल का भी क्या होगा, चर्चा होगी। और एक की पॉइंट ये भी है, ऐसा बोला जाता है, बाकी इसको प्रूफ आगे किया जाएगा डी और एफ ब्लॉक के रिगार्डिंग, कि आपके पास जो एलिमेंट्स है और उस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में, आई एम टॉकिंग अबाउट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो ज़्यादा स्थायी होता है। एग्जाम्पल, बिल्कुल आई हैव एग्जाम्पल, तो हीलियम। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ जानकारी है, और आई होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे लुईस सिंबल के रिगार्डिंग। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आई थिंक ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ, शुरुआत में भी बोला, लेक्चर में जब चालू किया था, अब भी बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कोई फालतू की बात नहीं है, ना हमारे पास कोई एलईडी है बड़ी स्क्रीन अभी जिसमें हम मैं आपकी कमेंट्स देख सकूं और फलाना ये और वो, तो उन चीज़ों को तो रख दो आप दूर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लुईस सिंबल। लुईस सिंबल, आई एम टॉकिंग अबाउट लुईस सिंबल, हिंदी में बोलते हैं लुईस प्रतीक। क्या बोलते हैं बेटा? तो इसको लुईस प्रतीक बोला जाता है। लुईस नामक वैज्ञानिक था, 1916 में अपना नियम दिया था, ऑक्टेव लॉ आपको पता ही है। तो लुईस ने बोला कि अगर आपके पास कोई तत्व है और उस तत्व के बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस जो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को आप किसके रूप में लिखोगे? डॉट के रूप में रखोगे। यानी कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि लुईस के अनुसार किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु या क्रॉस से दर्शाना जो टर्म होता है उसका नाम है लुईस सिंबल। वी हैव एन एग्जाम्पल, या आई हैव एन एग्जाम्पल लाइक एज कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 एंड 2s2 एंड 2p2। द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज 4। ये आपको सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब कार्बन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट से डॉट बना दो, 1 2 एंड 3 और 4, ये आपने बना दिया। मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2, तो ये लिख दिया आपने। एल्यूमिनियम हो गया, कितना है? 3, तो आपने 3 लिख दिया। या आपके पास में और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास में। जैसे आपके पास में आप ऑक्सीजन है, या आपके पास नाइट्रोजन है, तो अब ऑक्सीजन का एग्जाम्पल आपने लिखा, तो ऑक्सीजन में कितने हैं? तो 6 हैं, तो आप 6 बना दो, 2 2 4 और 2 6। आपके पास नाइट्रोजन है, कितने हैं? 5, 2 और 2 4 और 1 5। या आपके पास में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7, तो 7 बना दो, 2 3 4
4 हो गए ना, 5, 6 और 7, काउंट कर लेना गलती से अगर ज़्यादा बन जाए तो। या आपके पास नियॉन हो गया। अब नियॉन तो ऑलरेडी क्या है अपने पास, नोबल गैसेज है, आपको लिखा है अभी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो कितने होंगे, 8 होंगे, तो 8 बना दो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉट ही बनाओ, क्रॉस भी बना सकते हो, डजन मैटर, ये कतई मतलब नहीं रखेगा। जैसे 2, 4 और 6 और 2, 8, ये आपने बना दिया। तो ये आपके पास में लुईस प्रतीक हैं। फिर आगे लुईस प्रतीक से एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट निकलता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बस अगर एनसीईआरटी को अगर आप डीप पढ़ोगे और अच्छी बुक्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने एक बात बोली कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं, उनको किससे दर्शाना चाहिए, प्रतीक, सॉरी, क्रॉस या डॉट से दर्शाना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक और शब्द काम में लिया कि जब आपके पास कोई तत्व है और उस तत्व का क्या है, बाह्यतम कोश, क्या है, तो बाह्यतम कोश है, और इस बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे चल के डिसाइड करते हैं संयोजकता। किसका, संयोजकता। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और संयोजकता को बोला जाता है वैलेंसी, वैलेंसी बोला जाता है, ठीक है। अब संयोजकता क्या है, संयोजकता का अर्थ भी वही है, कंबाइन करना, कंबाइन कैपेसिटी, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की वो शेयरिंग करेगा, किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक और लाइन है, कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप अच्छे एग्जाम दोगे आगे चल के, नीट में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और पूछ ले तो रेयर पूछ सकता है, वैसे नहीं आता, कि सबसे पहले संयोजकता जो शब्द था इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रैंक लिंड, ठीक है ना, ये नाम था। और इन्होंने बोला कि जो आपके पास संयोजकता शब्द है इसको इंग्लिश में बोला जाता है वैलेंसी, जो बना हुआ है किससे, वैलेंटिया से, वैलेंटिया। और वैलेंटिया का अर्थ होता है कंबाइन कैपेसिटी, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का वो साझा करेगा, वो उसकी क्या है, संयोजकता है। ये किसका सिद्धांत है भाई, लुईस का सिद्धांत, और हमने पढ़ा इसमें लुईस प्रतीक। आई थिंक यहाँ तक की सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई। आगे हम देखते हैं, आपके पास में लुईस के प्रतीक के बाद में अपन ने संयोजकता को पढ़ लिया, और कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं कि जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी मैंने बताया था PCl5 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर वैलेंसी कितना, तो उस वैलेंसी को आप घटा दीजिए 8 में से। तो ये जनरल जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके अकॉर्डिंग आ सकते हैं। आगे हम चलेंगे, तो अब आगे हम जो चर्चा करेंगे, अपना यहाँ से बेस तैयार हो चुका है, अपन पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो एक बार प्रीवियस जानकारी को रिपीट करते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको बंद करूंगा इस लेक्चर को, अगले लेक्चर में अपन सहसंयोजी बंध से पढ़ेंगे। एक बार देख लेता हूँ कितना ड्यूरेशन हो चुका है, कितने मिनट की है ये, 37। चलिए इसको 45 मिनट तक तो कंटिन्यू अपन करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, तो लुईस आपके पास में क्या आ गया, प्रतीक आ गया। लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्ड एक ही कंसेप्ट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डिफरेंट एटम या सेम एटम, दोनों परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्या कहलाती है भाई, तो आपके पास में क्या कहलाएगी, संयोजकता। और जो संयोजकता है वो क्या है, आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या करती है, निर्धारण करती है। आगे हम बात करेंगे उसका, बात करेंगे एटम में, एटम। अब एटम में अपन मेनली जो पढ़ेंगे, नंबर फर्स्ट वो पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आयोनिक बॉन्ड, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आयोनिक बॉन्ड। थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। बहुत सारे टीचर्स टॉपिक स्किप करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसका कारण ये है कि बच्चों को पता ही नहीं होता। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है, ठीक है। 4 बॉन्डों के रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे, किसमें, एटम में। बचा क्या अपने पास, तो सेकंड में बचा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल।
अब मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी H बॉन्ड, देन सेकंड वन इज वांडरवाल बॉन्ड. I have there are two types of bond formation. The number first regarding in atom covalent bond, second is ionic, third is metallic, and the last is coordinate. Then second term is molecule, first is hydrogen bond and then second is van der Waal bond. That is to explain the formation of chemical bond. ठीक है, तो ये परमाणु के संदर्भ में और ये अणु के संदर्भ में. ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देता हूँ. कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोला जाता है सह संयोजी बंध. क्या कहा जाता है? सह संयोजी बंध कहा जाता है. और इंग्लिश में कोवैलेंट यानी आपके पास में क्या होगा, शेयरिंग को मतलब दूसरे के साथ में, यानी दोनों परमाणुओं के साथ में ये सेम भी हो सकते हैं, यानी ए भी हो सकते हैं और ए भी हो सकते हैं. सह संयोजी बॉन्ड होता है, वो होता है अपने पास दो प्रकार का जनरली. एक होता है ध्रुवीय सह संयोजी और दूसरा होता है अध्रुवीय सह संयोजी. इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोलर, इसको बोलते हैं नॉन पोलर. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. द नंबर फर्स्ट इज पोलर, देन सेकंड इज नॉन पोलर. ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. अब कुल मिला के सह संयोजी बंध में आपको कल के लेक्चर में, फिर अगले में आयोनिक, फिर उसके बाद में आयोनिक के बाद अपन पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर. तो कोई लेना देना वाली बात नहीं खास, फॉर्मल चार्ज है. फॉर्मल चार्ज के बाद में आप पढ़ोगे बीवीटी के बाद पढ़ोगे आप हाइब्रिडाइजेशन और अपने पास वेस्पर थ्योरी और आपके पास एमओटी. तो लगभग 10 क्लासों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मोटे मोटे तौर पर देखें. और जैसे मैं आपको थंबनेल भी मिल जाएगा तो वहाँ पे भी लिखा होगा माइंड मैप रिवीजन सीरीज. ठीक है, यानी आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो. ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट जैसे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं भाई अपने पास. इसके बाद में आएगा आयोनिक बॉन्ड, सॉरी एक मैंने स्किप कर दिया, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, वो भी आएगा. अगला आएगा आपके पास आयोनिक के बाद में सीधा डाइपोल ही ले लेते हैं, डाइपोल मोमेंट. देन अगला ले लेते हैं आपके पास में डाइपोल के बाद में ले लेते हैं बीवीटी और ओवरलैपिंग. ठीक है, उसके बाद में आएगा अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन. देन उसके बाद में आएगा ये वेस्पर, पहले भी आ सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है. वेस्पर थ्योरी. अगला आएगा आपके पास में वेस्पर के बाद में एमओटी. और अगर LACO होगा तो मैं देख लूँगा. और इसमें अपन ने एक चीज़ और छोड़ दी यहाँ पर, फॉर्मल चार्ज. अच्छा टॉपिक है. और एक रेजोनेंस अनुनाद या अनुनादी संरचनाएं. तो ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और सह संयोजी बंध की क्लास कल होगी. आई थिंक ये 40-45 मिनट का लेक्चर हो गया होगा, 43 का. हाँ भाई, तो कुल मिला के आज से सीरीज़ स्टार्ट की है और ये बिल्कुल निःशुल्क सीरीज़ है. मैंने आपको 2-4 चीज़ें इसमें बताई हैं, वो आपको ऐड करनी है कि भाई एक तो कल से अपना कॉपी पेन लेके बैठो, अपना नोट्स बना लो, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाऊंगा यहाँ पे और आपको समझाऊंगा कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कैसे बॉन्ड बनता है. और आप देखते हो बड़े जो लेक्चर हैं उसमें सीधा मैराथन फलाना ढिमका ये वो, तो उसके अंदर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा. दूसरी बात, आपके पास में क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ना कि कोई लाइव है, वाइट बोर्ड पे है. जो आपको व्यवस्थाएं दिख रही हैं वही व्यवस्था रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा. और तीसरी और आवश्यक बात, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें यार इसको. और एक कमेंट्स सेक्शन में जाके एक बढ़िया सा कमेंट्स लेके, अगर आपको अच्छा लगा है तो, और आपको लगा कि सर ना करें कोई दिक्कत नहीं है. बाकी मैं अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा कि जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने बिल्कुल पूरा अपना 100% दिया है और ये केवल एक बेसिक नॉलेज है केमिकल बॉन्ड के रिगार्डिंग फर्स्ट लेक्चर है. बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड आई होप you like, subscribe and share with your friend circle. And again and again thank you so much from the side of CHC Education by
चेतन सर फैमिली। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, बाकी की जानकारी कल, और वो अपने पास कौन सा लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर होगा आपके पास में केमिकल बॉन्डिंग का, दैट इज बाइलिंगुअल सीरीज, माइंड वेब रिवीजन सीरीज। टिल देन बाय बाय।